नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हिंदी पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि सारा जहां जानता है, सारा जहां जानता है यही हमारी पहचान है। सारा जहान जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति है हमारी, संस्कृत से संस्कृति है हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। साथियों, वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करिए। जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास भी आपका वीडियो पहुंचना चाहिए। जो आपके मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी आप बता दीजिए क्लास चालू हो चुकी है, फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि आज का बेहतरीन सेशन है। जो सर के कुछ कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे, क्योंकि हमें जो सर पढ़ना था वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ना बने जो हमें आता ना हो, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो, क्योंकि वो सारी जानकारी मैं जुटा के आपको प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। जल्दी से वीडियो को भैया शेयर करिए, फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर करिए भाई, स्पीड में शेयर करिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ, यहां पर जुड़ चुके हैं सोनी कुमारी, रॉयल, प्रिया, शिवानी, शुभम, अजय कुमार, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। बस लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी को लाइक अपने मन से करना है। मुझे नहीं बताना पड़े कि आपको लाइक करना है कि नहीं करना है। आप स्वयं ये सारी चीजें आते ही लाइक करेंगे, ठीक है? सबसे पहले लाइक करना है आपको। ये कहते हैं ना, एंट्री कार्ड है ये। जैसे आप फ्री में पढ़ते हो तो इसका ये एंट्री कार्ड है। आप लाइक करें फिर पढ़ें, है ना? गुरु दक्षिणा के तौर पर आपका लाइक होना चाहिए यहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से वीडियो को शेयर करो, फिर सेशन चालू किया जाए, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका भी रिवीजन होगा। वहां पर भी हम बताएंगे कि कैसे बच्चों ने कितने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, कितने बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही सही। और उन बच्चों के हम नाम भी लेंगे जिन्होंने सही सही बताया है नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से एक बार जुड़ जाओ, फिर बेहतरीन सेशन स्टार्ट होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को हिंदी में स्वरों के बारे में मैं बताने वाला हूं, मैं सिखाने वाला हूं। जो कल की क्लास थी बच्चे, उसमें जो विद्यार्थियों ने अच्छा रिस्पांस किया है, जिन्होंने बिल्कुल सही सही आंसर बताया है, उनमें मैं आपका बता देता हूं कौन कौन विद्यार्थी हैं जो कल की क्लास में जुड़े हुए थे। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में तो सब करते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में जिन्होंने लिखा था, जैसे गौरव सर का रसगुल्ला था, दीपेश पंत, निहाल पांडे, आशीष, प्रियकांत, आयुष यादव, शाहरुख खान, अभिषेक यादव, वैष्णवी अग्नोत्री, सूरज गुप्ता, एकता महरौल, आशु कुमारी, भोला सिंह, सैनी, प्रशस्ति त्यागी, कॉमेडी वीडियोस, शिवानी ठाकुर, सूरज गुप्ता, सुधा यादव, उषा धामी, बेबी शैनी, काजल। बहुत से बच्चों ने, इतने बच्चे जो ऊपर जल्दी जो कमेंट करते हैं, जाते ही सेशन खत्म होता है और तुरंत कमेंट करते हैं, उनके हमने नाम आपको बता दिया है। तो आप भी कोशिश करिएगा जैसे ही सेशन खत्म हो तो आपको दिया हुआ जो क्वेश्चन है ना, वो बताने की कोशिश करना है। जब आप पूरा देखेंगे तभी वो लास्ट वाला आंसर दे पाएंगे, ठीक है? जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो लास्ट वाला आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश करिए अच्छे से पूरा वीडियो। मैं नहीं कहता हूं आप नोट्स बनाइए, केवल आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको हिंदी याद हो जाएगी यहीं पर, ठीक है? मैं बार बार कहता हूं हिंदी को याद कर लीजिए, बार बार का काम ना रखिए कि फिर से पढ़ना है ना? तो ये सब नहीं करना है। मुझे एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करके पढ़ना है, ठीक है? तो चलो एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्या रेडी किया जाए, प्रारंभ किया जाए, रेडी किया जाए? अब आप सभी ये मत कहना सर पढ़ा रहे हो हिंदी और रेडी कह रहे हो, तो ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है? तो फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलो, निशा, विशाल, विकास, अजय, जागृति, सब लोग जुड़ चुके हैं और ऑर्डर आ चुका है, रेडी रेडी रेडी। बहुत बढ़िया। लाइक का बटन दबाओ भाई जल्दी से। चलो, तो यहां पर
हम लोग जो पढ़ रहे थे हम स्वरों तक पहुंच चुके थे, स्वरों के बारे में, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या के बारे में हम जान चुके थे। और भाई देखो, शुरुआत से जो कंप्लीट करोगे हिंदी, तभी आपके पूरे में पूरे नंबर की मैं गारंटी लेता हूं। पूरे में पूरे नंबर की ये सीरीज है। हिंदी में जितने भी नंबर का प्रश्न बने, जितने भी नंबर का आपका पेपर बनेगा, उसमें हिंदी में आप पूरे में पूरे नंबर लाओगे, अगर ये क्लास आप कंटिन्यू करते हो तो। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। जितनी बातें बता रहे हैं, मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियोस देखिए, आप ध्यान से देखिए, कहीं ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर आपका फोकस अच्छा हो। जो मैं बातें बताता हूं वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, बस इतनी शर्त है हमारी। चलो तो शुरू करते हैं बच्चे। कल हम पढ़ रहे थे स्वर के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? स्वर। हम पढ़ रहे थे स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में हमने बताया था कि स्वरों का जो वर्गीकरण करना है, सर क्या करना है? बस सर, हाँ, हमने बताया था कि स्वरों का क्या करना है? वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण करना है। अब जो स्वरों का वर्गीकरण करना था, ये हमने इसके आधार कितने बताए थे? हमने बताया था ये 7 से 8 आधारों पर करेंगे, 7 आधारों पर करेंगे, जिसमें हमने कौन कौन से आधार बताएंगे, रिवीजन भी करेंगे, शुरुआत से बताएंगे, क्योंकि ये जो कंप्लीट वीडियो आपका बनेगा ये स्वर पर ही होगा, जिसके सारे स्वर के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हमने 7 आधार पर करना है। कितने आधार पर? 7 आधार पर करना है। ये आधार कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला आधार की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद क्या हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, एक तो आधार हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अगर दूसरे आधार की बात करें तो यहीं पर हमने कल बताया था कालमान के आधार पर, या मात्रा या कालमान के आधार पर। ठीक है, आप नोट भी कर लीजिए, इसको समझ भी लीजिए, सारी चीजें आपको बिल्कुल विधिवत याद होने वाली हैं बच्चे। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बात करें तो यहीं पर बात बताई थी उच्चारण। कल 2 ही पॉइंट हुए थे, पहला और दूसरा। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 3 ये हो गए। इसके बाद जो हमने बताया था चौथा पॉइंट था जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। 5वां पॉइंट था मुख विवर, मुख विवर यानी मुख द्वार, मुख द्वार या इसी को कहते हैं मुख विवर। क्या कहते हैं बच्चे? मुख विवर। विवर माने होता है द्वार। मुख विवर के खुलने के आधार पर, के खुलने के आधार पर, कि मुख कौन सा स्वर बोलने पर कितना मुख खुलता है, कितना मुख बंद होता है, खुलने के आधार पर। ठीक है, 5वां हो गया। अगर छठे की बात करें, यहां पर मैं दूसरे उस पर चलता हूं, तो छठे अगर पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट क्या है बच्चे? ये आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद जब आप कमेंट करोगे जाके, तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दी जाएगी। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट करोगे जाके तो कमेंट बॉक्स में ये पीडीएफ आपको आधे घंटे के अंदर पिन कर दी जाएगी जब सेशन खत्म होगा। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा आधार क्या है? तो छठा आधार है ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। सारे पढ़ने हमें स्थिति के आधार पर। छठे के बाद 7वां पॉइंट है यहीं पर मुख और नाक, मुख और नाक से हवा निकलने के आधार पर, मुख या नाक से
हवा निकलने के बेस पर आधार पर। ठीक है, अब यहां पर एक और आधार हम देख लेंगे घोषत्व के आधार पर। बस इतना, इतने से बाहर कुछ भी नहीं है स्वरों में। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर तो हमें बच्चे जानते हो जो स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, मैं फिर से बता देता हूं, जो स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं वो 7 आधारों पर किया जा रहा है। कितने आधारों पर? स्वरों का क्लासिफिकेशन करना है, यानी स्वरों को अगर क्वालिटी अलग अलग तरीकों से बताना है तो हमें 7 तरीकों से बताना है या 8 तरीकों से बताना है। पहला तरीका है उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति कैसे स्वरों की हुई है। फिर मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के, जीभ का प्रयोग अगर अग्र से बोला जा रहा है, अग्र जीभ से, पश्चिम जीभ से, तो ये कैसे हम बताएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर हम स्वरों की विवेचना करेंगे। उसके बाद जो छठा पॉइंट था, ओठों की स्थिति के आधार पर, मुख या नाक से हवा निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। 8 तरीकों से, 8 आधार पर आज हम बात करेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। फटाफट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको याद भी होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी जल्दी देखेंगे ये उत्पत्ति के आधार पर। आपसे अगर, मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बताता हूं, अगर उत्पत्ति ना आए, उत्पत्ति की जगह अगर स्रोत आ जाए, स्रोत आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? स्रोत। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर आ जाए तब भी हम उत्पत्ति के आधार पर मानेंगे। स्रोत नहीं आता है, इतिहास आ जाता है। इतिहास अगर आ जाता है, इतिहास के आधार पर भी अगर आपसे पूछे तब भी हम ये इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति एक ही चीज मानेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? तो हम तुरंत आंसर कर देंगे, 2 प्रकार के होते हैं सर। वो कौन कौन से होते हैं? तो हमने कल बताया था सर जी, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, और कौन से स्वर होते हैं? संधि स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं बच्चे? संधि स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं। तो हमने यहां पर बताया था जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं सर जी, वो उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वर यानी जो स्वरों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है वही मूल स्वर हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, कौन से स्वर तुम्हें सबसे पहले मिल गए थे? तो ऐसे 4 स्वर थे जो तुम्हें सबसे पहले मिल गए थे। वो कौन कौन से थे? तो हमने कहा आ हमें सबसे पहले मिल गया था, आ के बाद हमें ई सबसे पहले मिल गया था, ई के बाद हमें ऊ सबसे पहले मिल गया था, ऊ के बाद हमें री सबसे पहले मिल गया था। तो हमें आ, ई, ऊ, री हमें सबसे पहले मिल गए थे। इन्हीं को हम बच्चे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर के अगर बारे में बात करें तो संधि स्वर बच्चे क्या है? संधि स्वर जो है, संधि स्वर के 2 पार्ट हैं। संधि स्वर के क्या हैं? 2 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो पार्ट है वो है दीर्घ स्वर। वो क्या है? दीर्घ स्वर। कल हमने बताया था सारी चीजें, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और इसी के बाद संधि स्वर का संयुक्त स्वर में भी हमने विभाजन किया था। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जब आ की आ से ही संधि करते हैं, क्योंकि इसको हम दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि संधि स्वर का पार्ट है। संधि स्वर के 2 पार्ट हैं, एक दीर्घ संधि स्वर है, एक संयुक्त संधि स्वर है। दीर्घ संधि स्वर में क्या होता है? जब आ की संधि आ से करते हैं, आ को आ में मिलाते हैं, जैसे आ को हमने आ में मिलाया, आ को हमने आ में मिलाया तो बच्चे बड़ा आ मिल गया। क्या मिल गया? बड़ा आ मिल गया। ठीक है, ई को हमने ई से मिलाया, और ये सब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ई को आपने ई से मिलाया तो बड़ी ई मिल गई। ठीक है, जब ऊ को हमने ऊ से मिलाया, जब ऊ को हमने ऊ से मिलाया तो बच्चे बड़ा ऊ मिल गया। क्या मिल गया? बड़ा ऊ मिल गया। तो यहां पर हमने देखा कि हमें 3 स्वर और मिल गए। 4 स्वर मुझे पहले मिल गए थे। हम जानते हैं स्वर कितने होते हैं, तो यहां पर स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। 11 स्वरों में हमें 4 स्वर मिल गए हैं, 3 स्वर दीर्घ स्वर में मिल गए हैं। अभी कितने बाकी हैं? 4 3 7, 4 और बाकी हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या इनकी भी क्या कर दो कि सर जी दीर्घ स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मूल स्वर 4 हैं तो बचे हुए 7 स्वर क्या हैं? बिल्कुल एक एक चीज याद होनी चाहिए कि संधि स्वर में 7 स्वर क्या है? 7 स्वर होते हैं संधि स्वर के। ठीक है, चलो इसी में हम सीखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं भाई। हाँ,
चलो संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर का मतलब है कि जब आ की आ से संधि करेंगे तब तो दीर्घ स्वर बन रहे हैं, ठीक है। आ की जब हम आ की आ से ही संधि कर रहे हैं, आ की आ से ही संधि कर रहे हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम आ की संधि ई से करेंगे तो क्या होगी, आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए मिल गया हमें, क्या मिल गया, ए। जब हमें ए मिल गया है, ए मिल गया है तो इसी आ से हम ए को मिला देंगे, इसी आ से हम ए को मिला देंगे तो ए का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ए का, ठीक है। अब यहां से फिर लो आ की संधि अब ऊ से कराएंगे हम, किससे कराएंगे, आ की संधि ऊ से, क्योंकि मूल स्वरों से ही संधि स्वरों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले मूल स्वर उत्पत्त हो गए, मतलब मूल स्वरों की उत्पत्ति सबसे पहले कौन सी हुई, आ ई ऊ री, फिर इन्हीं मूल स्वरों से संधि स्वर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार 11 स्वर हमें मिल गए हैं, बस यही आपको समझना है, ठीक है। अब आ की संधि ऊ से किया तो आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ क्या बन गया, ओ बन गया। जब हमें ये ओ मिल गया तो आ के साथ अब इस ओ की संधि करा दी हमने, जब ओ की संधि करा दी आ के साथ तो बच्चे क्या मिल गया, तो ओ बन गया, क्या बन गया, ओ, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो स्वर 11 स्वर थे, जो 11 स्वर थे वो हमें मिल चुके हैं। वो कौन कौन से मिल चुके हैं, इनका एक लिखने का क्रम भी होता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, री के बाद ए ओ औ। तो भैया ये स्वर मिल गए हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो स्वर थे, 11 ही तो स्वर थे। और 4 ये मिल गए, 3 ये मिल गए, 4 ये मिल गए, 4 3 7 7 4 11। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमसे कोई भी अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। क्लियर है? देखो भाई एसडी यादव किताब चलेगी लेकिन उसका इंतजार करो, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ हमारा जो ज्वाइनिंग का मैटर चल रहा है वो ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद बिल्कुल फ्री होके आपको सब कुछ पढ़ाना ही है, ठीक है। पहले कुछ ज्वाइनिंग क्लियर हो जाए, है ना, तो ज्वाइनिंग होनी है, वो ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर कहीं से दिक्कत लगेगी तो भाई नौकरी को भी क्विट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, है ना। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसी के आगे हम लोग फिर चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई, इसमें एक चीज हमने ये और बतानी है कि जो आ की आ से संधि हो रही, इसलिए तुम्हारे सेम स्वरों की संधि करके हम दीर्घ संधि बना रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सजातीय स्वर हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इस वाले पार्ट को, दीर्घ स्वर को, जो दीर्घ स्वर है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर आपसे पूछा जा सकता है, तो सजातीय स्वर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सजातीय स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को कहते हैं। यहां पे आ की ई से हो रही है, मतलब आ स्वर की ई स्वर से संधि हो रही है, तो ये सजातीय नहीं है, सेम जाति के नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं विजातीय स्वर हैं। क्या है बच्चे, विजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वर हैं। बात इतनी तो समझ में आ गई होगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो ये भी नोट कर लो, ठीक है, ये भी भैया क्या कर लो, नोट कर लो। चलो आगे आ जाओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं नई कहानी की ओर, जिसमें हमने बताया था दूसरा भी पॉइंट कल हमने बताया था, लेकिन फिर से हम सीखेंगे। हमने सिखाया था आपको समय, मात्रा या कालमान के आधार पर, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे समय, मात्रा, कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको भी जान लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सर जी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहां पर सीख लो। सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे हम प्रश्न में बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। लघु स्वर के नाम से जानते हैं किसे हम, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं। कंफर्म याद कर लेना, लघु स्वर पूछ ले, कभी ह्रस्व स्वर पूछ ले, तो आपकी परिभाषा टस से मस नहीं होगी। आपकी जो परिभाषा बनी है वही परिभाषा रहेगी। जो दूसरा पॉइंट है बच्चे, वो क्या है, आपसे पूछ सकते हैं दीर्घ स्वर। क्या पूछेंगे, दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर पूछेंगे। तो दीर्घ स्वर को हम दूसरे नाम से अगर जाने, दीर्घ स्वर को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो इसको बच्चे हम कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर, गुरु स्वर, गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हस्त स्वर को हम लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर कहते हैं। लेकिन समय, मात्रा, कालमान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है बच्चे? 3 होती है। 3 होती है, जिसमें तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है लाला? प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा भी हमने कल बताई थी, इनकी परिभाषा भी हमने कल बताई थी कि जिनमें एक मात्रा, हस्त स्वर क्या होते हैं? जिसमें सबसे कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, आ, ई, उ, री, आ, बिल्कुल आ, ई, उ, री, सबसे कम यही 4 स्वर हैं। इनको बोलने में बहुत कम एक मात्रा का समय लगता है। तो हम कह देंगे यहां पर सर जी आ जाएगा, और ई आ जाएगा, और उ आ जाएगा, और री आ जाएगा। तो ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए ये क्या है बच्चे? इसलिए ये हैं ह्रस्व स्वर। इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। लेकिन लघु स्वर जो है, और यहीं पर देखो मूल स्वर जो है, मूल स्वर आ, ई, उ, री, मूल स्वर सेम नहीं है बच्चे। मूल स्वर को हम लघु स्वर नहीं कहेंगे, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर नहीं कहेंगे। मूल स्वर जो आप आया है, ये उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जो स्वर मिले हैं वो है। लेकिन जब समय की बात करेंगे तो समय के आधार पर भैया यही चारों निकल रहे हैं। सबसे कम समय किनको बोलने में लगता है? तो आ, ई, उ, री, यानी ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगेगा, लघु स्वर सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से अधिक समय, यानी इसमें अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। इसमें कौन से हैं? तो बचे हुए 11 में 4 हटा दो, बचे हुए सारे के सारे स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हम कह दें कि आप यहां पर कौन कौन से बचे? बड़ा आ, ई, ए, उ, ओ और औ, 7 बचे ना। देखो 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 ओ। ये जो बचे हुए थे ये कौन से हैं? तो ये बच्चे हैं दीर्घ स्वर, जिनको हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। आपसे गुरु स्वर पूछ लिया, नहीं पता, हिंदी तो इंग्लिश में देंगे नहीं, बच्चे गुरु स्वर पूछ लिया, नहीं आता, फंस गए। तो याद करो, गुरु स्वर ही दीर्घ स्वर है, लघु स्वर ही ह्रस्व स्वर है। प्लुत स्वर के बारे में कहें तो कभी भी हम कहते हैं कि किसी दूसरे जगह पर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, उसको पुकारने के काम में किस स्वर का प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर पास से होता है प्लुत, पास से होता है पुकारने। मतलब पुकारने के अगर संदर्भ में लिया जाए, किसी व्यक्ति को नाम पुकार रहे हैं तेज, तो वहां पर क्या होगा? प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। जैसे हम बुलाते हैं राम, राम, तो प्लुत स्वर का ये साइन होता है बच्चे, ये साइन होता है। ठीक है, तो ये साइन होता है, तो ये हो गया राम। राम, कहीं दूर राम खड़ा है तो राम ऐसे बुलाते हैं। जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं जब, तो ओम भी बड़ा घसीट कर कहा जाता है। ठीक है, ओम भी बड़ा घसीट कर कहा जाता है, ओम। तो बीच में जो स्वर आपका निकल रहा है ना, ये जो बीच का स्वर है उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आया प्लुत स्वर क्या है? तो बच्चे यहां पर 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है। इसमें अगर मात्राओं की बात करें तो 2 मात्रा का समय दीर्घ स्वर में लगता है, हस्त स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का, 2 मात्रा का। और जो प्लुत स्वर होते हैं इसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से प्लस, आप कितना घसीट सकते हो, 3 या 3 से अधिक मात्राओं का प्रयोग प्लुत स्वर में होता है। बच्चे इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसके आगे आते हैं हम लोग, इसके आगे आते हैं नई चीज पर। तो ये तो कल की चीजें थी, अब नई चीज पर फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट था, वो तीसरा पॉइंट था क्या बच्चे? उच्चारण स्थान के आधार पर। किस पर था? उच्चारण स्थान के आधार पर। याद करते रहना सब लोग, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर अभी नहीं पता है, आप बताइए फिर पता चलेगा। तो यहां पर एक हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये भैया एक मनुष्य का चित्र बन रहा है, ये इसकी नाक है। ये क्या है बच्चे? उसकी नाक है। ठीक है, यहां पर हम इसकी आंख दे लेते हैं। ठीक है, ये आंख हो गई और ये इसके सुंदर से ओठ हो गए।
और ये ओंठ से जाते हुए इसकी गला हो गया, ये नाल हो गई इसकी, ठीक है, जिसको मुख से जो भोजन जाएगा वो गला है ये, ठीक है। तो चलो इतनी चीजें हो गई। तो कौन कौन से उच्चारण भाई करना है? तो उच्चारण के लिए मुख से तो सबका उच्चारण होता है, सभी स्वरों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन मुख के अंदर भी कुछ पार्ट हैं, कुछ स्थान हैं जहां से हम वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं कि भैया ये वर्ण इस उच्चारण स्थान से बोला गया है, ये वर्ण इस उच्चारण स्थान से बोला गया है। तो सबसे पहले हमें नाक दिख रही है, तो एक उच्चारण स्थान नाक है, एक उच्चारण स्थान क्या है? नाक है, ठीक है। देखो कितने उच्चारण स्थान हैं। दूसरा ओंठ है, ओठ, ओठ। तीसरा उच्चारण स्थान क्या है? तो तीसरा उच्चारण स्थान दंत, दांतों पे भी आपकी जीभ लगती है कभी कभी, तो दंत, दंत। दंत के बाद चौथा आ जाएगा तो ओंठ, ओंठ तो हो गया है, ओंठ हो गया है, ठीक है। दांत हो गया, अब तालू, तालू। फिर क्या है बच्चे? कंठ, कंठ। तो नाक, ओठ, दंत, तालु, कंठ, ठीक है। मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा क्या होती है? तो मूर्धा जानते हो, ये जो तालु है तुम्हारा ना, ये जो तालु है यहां पे, तो तालु के पीछे का जो भाग होता है ये तुम्हारी क्या है? मूर्धा है, ठीक है। जिसको जहां से कौवा होता है, कौवा स्टार्ट होता है ना, उसी को हम मूर्धा कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इतने तुम्हारे क्या हैं? स्थान हैं जहां से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो वर्णों में आज तो हम स्वर की बात कर रहे हैं, वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम वर्णों में स्वर की बात कर रहे हैं, कल हम व्यंजन की बात करेंगे, अभी तो स्वर निकालना है हमें। तो भैया एक चीज समझ लो, नाक से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, यानी नासिक स्वर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, नासिक स्वर कोई भी नहीं है, नाक से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, कंफर्म। इसके बाद तालु, दंत है, दंत से भी कोई भी आपका उच्चारण नहीं होगा, दंत से भी कोई नहीं है, ठीक है। नाक से कोई स्वर नहीं उच्चारित होगा, ना ही दंत से कोई स्वर उच्चारित होगा। अब बचे हैं 1 2 3 4, 4 बचे हैं, तो 4 देख लो। ओठ से, जो ओठ से उच्चारित होंगे सर, जो ओठ से उच्चारित होंगे सर, उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ओष्ठ स्वर कहते हैं, ओष्ठ स्वर कहते हैं। तो एक स्वर तो हमें मिल गया, कौन सा? ओष्ठ स्वर। तो भैया ओठ से कौन से उच्चारित होते हैं? तो आप देखोगे जब क्या बोलोगे? ऊ बोलोगे, ऊ, तो आपके ओठ गोल हो जाते हैं, यानी हम कह देंगे जो ओठ से उच्चारित हो रहे हैं सर वो ऊ है, और कौन है? बड़ा ऊ है, ऊ हो गए, ठीक है। हमें तो पता है कि स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं भैया? 11 स्वर हैं। बात समझ में आ रही है? 11 स्वर हैं। अब इसके बाद ऊ हो गया ओष्ठ स्वर, ठीक है, ओठ से भी उच्चारित हो गया। दूसरा सर जी अभी हमने बताया है क्या? ओठ से कंफर्म है ना, ओठ से हो रहा है, नाक से नहीं, दंत से नहीं। अब तालु ले लो, तालु, तो तालु ले लिया, तो तालु से क्या हो गया? जो तालु से बोले जाते हैं सर, है ना, जीभ जब तालु में स्पर्श होगी, ठीक है, तब स्वर निकलेंगे, तो वो कौन से हैं? उनको तालव्य स्वर कहते हैं, तालव्य। तालव्य स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं बच्चे? तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे हम कह दें यहां पर क्या है? हाँ, तालु, ओठ से ऊ निकला है, हाँ, ई, ठीक है, ई हो गया। चलो इसके बाद हम जो तीसरे नंबर पर देखेंगे, तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे? तीसरे नंबर पर कंठ है, तो कंठ से निकालना है हमें, कंठ से निकालना है। तो कंठ से कौन से स्वर बोले जाएंगे बच्चे? तो कंठ से आ, आप देख रहे हो जब आ और बड़ा आ बोलते हो तो कंठ से पूरा आपकी ध्वनि निकलती है, तो आप कहोगे ये कंठव्य है, कंठ्य कह दो, कंठ्य भी कह सकते हैं, थोड़ा सा गलत लिख गया है, कंठ्य स्वर है, ये कंठ्य स्वर है, ठीक है। कंठ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ और बड़ा आ, ठीक है, आ और बड़ा आ, ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा है मूर्धा, मूर्धा, चौथा है बच्चे मूर्धा। मूर्धा से मूर्धन्य ध्वनि स्वर निकलते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर,
मूर्धन्य स्वर कहते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जिसमें आ जाती है, जैसे मूर्धा यहां से आपके कौवे के पास से ताकत लगेगी हल्की सी, री बोलो, री री जैसे ही बोलोगे तो जो आपका यहां पर क्या होता है, गले के पीछे जब आप जहां से आपकी जीभ खत्म होती है, जीभ के पिछले हिस्सा को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, जीभ के पिछले हिस्से को, तो मूर्धन्य स्वर निकलते हैं, वहां से री निकलती है, क्या निकलती है, री। ठीक है, तो अभी तो सर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही स्वर हुए हैं। कितने स्वर हुए हैं? 7 ही स्वर हुए हैं। होते तो सर जी 11 है, तो 4 स्वर कहां से निकल रहे हैं? अब एक चीज बताओ, यहां पर मैं इसको छोटा करता हूं, इसको बहुत ध्यान से याद करने वाली चीज है भाई ये। इसको मैं यहां पर छोटा कर दिया हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं पर अगर हम बात करें, थोड़ा यहां समझना आप, जब ए कैसे, ए और ए कैसे बनता है, ए और ए कैसे बनता है, ए और ए कैसे बनता है, ये दोनों कैसे बनते हैं? तो आप कहते हो सर जी ए जो है वो आ में जब हमने ई मिलाया था, आ में जब हमने ई मिलाया था तो ए बना था सर, और जब ए हमको मिल गया था, याद करो वो संयुक्त स्वर जो संधि संयुक्त स्वर था, आ में जब हमने ये ए मिल गया था तो ए मिला दिया था, तब हमें ए मिला था। यानी कि आ कहां से निकलता है? अब आ, ए और ए की बात कर रहे हैं, आ कहां से निकलता है? तो आप कहोगे सर जी जो आ है ना वो कंठ से निकल रहा है, तो कंठ भी ले लिया हमने, कंठ ले लिया, ठीक है, प्लस अब ई कहां से निकल रहा है? तो ई सर जी देखो, ई निकल रहा है तालु से। कहां से निकल रहा है? तालु से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? तालु से निकल रहा है। तो हम तुरंत कह देंगे जो ए और ए है वो कहां से निकल रहा है बच्चे? कंठ प्लस तालु से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? कंठ प्लस तालु से निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? कंठ प्लस तालु से निकल रहा है। अगर कंठ प्लस तालु से अगर ए और ए निकल रहा है तो इसे हम कंठ तालु नहीं कहेंगे, इसे हम कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? इसे हम कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा क्या हो गया बच्चे? कंठ तालव्य स्वर हो गया। अभी कौन से बच्चे हैं? अभी यहां पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं और छोटा करता हूं इनको सबको, ठीक है, यहां पर ले लो। अभी यहां पर जो बचे हुए हैं, यहां पर अभी बचे हुए हैं कौन सा? ओ बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। सर जी ये भी तो कहीं ना कहीं से बन रहा था ना मैटर, ये सर जी बन रहा था। ओ कैसे बन रहा था? जब हमने आ को ऊ से मिलाया था, आ को हमने ऊ से मिलाया था तब ओ का निर्माण हुआ था, और जब ओ मिल गया था तो अब तब हमने आ को ओ से मिला दिया था। ओ हमको मिल गया, अब आ को हमने ओ से जब मिला दिया था तब हमको औ मिल गया था, औ, तब हमको औ मिल गया था। यानी आ और ऊ से मिलकर ओ और औ का निर्माण हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो आ है ना सर, ये आ बोला जा रहा है कंठ से। आ कहां? ये देखो आ और बड़ा कंठ से निकल रहा है, तो कंठ लिख दिया। कुछ भी याद करने वाली चीजें नहीं है भाई, कंठ से। जो ऊ निकल रहा है सर, जो ऊ निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? तो आप कहोगे जो ऊ निकल रहा है सर जी वो निकल रहा है ओंठ से। ऊ और बड़ा ऊ किससे निकल रहा है? ओंठ से, ओंठ से। तो बच्चे इनको मिला के जो स्वर बनेगा वो किस नाम से जाना जाएगा? तो बच्चे वो छठा स्वर है, वो कौन सा? कंठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ स्वर। तो ये हो गया बच्चा कौन सा? छठा स्वर। कौन सा हो गया? छठा स्वर। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के भेद क्या होते हैं, तो हम आंसर दे देंगे 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। हमने ओ और औ निकाल लिया, ठीक है, ए और ए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वरों की हमने रचना कर ली है यहां पर। ठीक है, बात क्लियर है? लाइक का बटन दबाओ बच्चे। चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं। हमने ये जो तीसरा पढ़ लिया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 6 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ्य स्वर,
नंबर 2 तालव्य स्वर, नंबर 3 कंठ्य स्वर, नंबर 4 मूर्धन्य स्वर, नंबर 5 कौन सा है बच्चे, नंबर 5 ये है कंठ्य तालव्य स्वर, जो कंठ और तालु से मिलकर स्वर बने हैं, कंठ्य तालव्य स्वर। और एक हो गया कंठोष्ठ स्वर, कंठोष्ठ स्वर यानी कि कंठ और ओठ से बोले जा रहे हैं, कौन से, ओ और औ, ए और ए कैसे हैं, कंठ तालु से बोले जा रहे हैं, कंठ तालव्य स्वर है। इनकी पहचान करने को भी दिया जा सकता है, आप इनको अच्छे से समझ के करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो याद कर नहीं पाओगे, ठीक है, इतनी बात आप समझ लो। चलो अगले सवाल पर, अगले आधार पर चलते हैं। तीसरे के बाद हम बच्चे चलते हैं चौथे आधार पर। हां, तो चौथा आधार क्या था, जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यह चीज आपको बतानी है भैया। कुलदीप, उड़ान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जीभ के आधार पर आपको बताना है कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। चलो मैं बनाता हूं, मॉनिटर बनाता हूं, किसी को, शिवानी को बना रहे हैं हम, ठीक है। ब्लॉक करना शुरू करो बच्चे, ब्लॉक करना शुरू करो, जो भी, जैसे सबसे पहले सुनील कुमार को हटाया जाए। सर मैं इंग्लैंड से हूं, ठीक है, मारेंगे चट्टा घसीट के। अरे यार तुम ना पगलैती नहीं छोड़ोगे हैं, सामने होते सुधार देते तुमको, बस घर पे बैठे हो, बस ये तुम अपना शुक्र गुजार हो, तुम शुक्र अपना मनाओ कि तुम्हारा शुक्र गहन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तुम सामने होते तुमको उड़ाते हैं। चलो चलो चलो, लाइक का बटन दबाओ भाई, जल्दी से जल्दी से लाइक का, भाई इतने कम लाइक है कैसे यार, लाइक जरूर है, हम चिल्लाएं, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि लाइव चैट को छोड़ो, पहले लाइक करो, फिर लाइव चैट पर आओ, फिर जो डाउट है वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक का बटन दबाओ बच्चे, लाइक का बटन दबाओ। देखो पढ़ाने पर फोकस करता हूं, पढ़ाने दो, अच्छी अच्छी चीजें मैं सिखा रहा हूं, सिखाने दो, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने दो, अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, सिखाने दो। क्यों बीच में ये सब करके जाते हो हैं? लाला सबको हटाओ, सबको हटाओ, शिवानी सबको हटा दो, ठीक है। शिवानी को हमने मॉनिटर बना दिया है, आप भी ऐसे कुछ काम अच्छे अच्छे करो तो आपको भी मैं मॉनिटर बनाऊं, है ना। लेकिन नहीं, इंग्लैंड से हूं, यहां फलाने से हूं, इस गांव से हूं, क्या करना है मुझे बताओ। इंग्लैंड से हो तो बहुत आप अपने आप को मिनिस्टर समझ रहे हो, क्या करें हम बताओ, इंग्लैंड से हो, कसम से ऐसी बातें करते हो कि वहीं पटक के मारे आके तुमको, अगर आ जाए हम वहां पे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आ जाओ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखो 1 2 4 1 2 4 निकल रहा है, 1 2 3 1 2 3, यानी पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर, तीसरा पश्चस्वर। पश्चस्वर यानी जीभ का पिछला हिस्सा जिस स्वर के उच्चारण में काम करे, जीभ का अगला यानी आगे का हिस्सा, अग्र यानी आगे, जीभ का आगे का हिस्सा जिन स्वरों के उच्चारण में काम करे, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा वर्क करता है, काम करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। यानी जीभ के अगले हिस्से से उच्चारण स्थान है, जीभ का अगला हिस्सा उच्चारण स्थान है तो अग्रस्वर है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या रखना है, तो जीभ के अगले हिस्से से कौन कौन से निकलते हैं, तो आप कहोगे ई निकलता है सर, बड़ी ई निकलता है, ए और ए निकलता है। आप बोल के देखो ई, तो जीभ का पहला हिस्सा मतलब आगे का हिस्सा ही काम करेगा आपका, ठीक है। जब ई ए इन 4 स्वरों को आप उच्चारित करेंगे, बोलेंगे, तो आप
कि जीभ का आगे का हिस्सा काम करेगा। क्लियर हो गया? आप बोल के देख लो, ई आपकी जीभ आगे का हिस्सा काम करेगा, पीछे का नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ही आप मध्य स्वर की बात करोगे तो मध्य स्वर में बच्चे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया गुरुदेव, आपकी क्लास बहुत बढ़िया है, सब कुछ समझ में आ जाता है। ग्रेट गुरुदेव। ठीक है, गिरीश पांडे जी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप ये समझ लीजिए, अगर हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाने हैं तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, चलो अब देखो, यहां पर ई ए आ गया, यहां पर आ गया, मध्य स्वर से आ निकल रहा है। मध्य स्वर यानी बीच में, जब देखो जीभ के आधार पर चेक कर रहे हैं, तो जीभ का जब मध्य वाला हिस्सा चलेगा तो आ निकलेगा, आ। ठीक है, अब कभी कभी आप प्रतीत कर पाते हो उन सब चीजों को, कभी आप महसूस नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें हम महसूस कर लेंगे, कुछ चीजें हम याद कर लेंगे। ठीक है, पश्च स्वर की जब बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 को हटा के कितने लिख दो? 6 स्वर यहां पर आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ा आ के बाद ऊ के बाद बड़ा ऊ, इसके बाद ओ और औ, और बचा हुआ क्या? री। बचा हुआ क्या? री। तो यहां पर ये हो गए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ये चौथा आधार है जिसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर आपसे पूछें तो ये चीज याद करने वाली है। बच्चे, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। भेद हैं, आपसे भेद पूछ लें कि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर पूछा जाता है, आप बता ले जाओगे। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। चौथे के बाद पांचवा जो था, वो पांचवा क्या था बच्चे? मुख विवर। मुख विवर माने क्या होता है? मुख विवर माने होता है मुख द्वार। विवर, विवर माने होता है द्वार। क्या होता है बच्चे? द्वार होता है। मुख विवर के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। तो बच्चे, पहला हो गया, देखो पहले होता है विवृत, पूरा खुला, ओपन। ठीक है, विवृत, विवृत, विवृत स्वर होते हैं। यानी विवृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को उच्चारित करने में आपका मुंह डब्बा जैसा खुल जाता है। आ, तो बड़ा आ, तो मुंह खुल गया ना जब बड़ा आ बोलोगे, तो ये विवृत स्वर है, यानी ये ओपन है पूरा। ये क्या है बच्चे? ओपन है। ठीक है, तो यहीं पर अगर दूसरे की बात करें, हम दूसरे की बात करें तो विवृत स्वर तो हो गया। विवृत स्वर के बाद बच्चे अर्ध विवृत होगा। कौन सा स्वर होगा? अर्ध विवृत होगा। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे हाफ ओपन है। हाफ ओपन, ये कैसा है? हाफ ओपन, आधा खुला हुआ। अर्ध माने आधा, विवृत माने खुला हुआ, आधा खुला हुआ स्वर। ठीक है, हो गया। चौथे की अगर बात, तीसरे की, देखो 2 के बाद चौथा क्यों आ रहा है भाई? तीसरा आ गया। तीसरे के बाद आ गया संवृत। क्या आ गया बच्चे? संवृत, संवृत स्वर, संवृत स्वर। संवृत स्वर की अगर बात करें, संवृत, संवृत स्वर क्या है? तो संवृत स्वर यानी कि बंद, यानी कि क्लोज, क्लोज, क्लोज। मुंह बंद है तब भी तुम कुछ स्वर निकाल लेते हो, जैसे ई ऊ। मुंह खुल रहा है हमारा? नहीं, ई ऊ। तो बंद मुंह में से भी आपके कुछ स्वर निकल जाते हैं बाहर, छिरक जाते हैं, वो संवृत स्वर होते हैं। अभी बताएंगे कौन कौन से। चौथा कौन सा है बच्चे? वही अर्ध। अब इसमें कुछ बच्चे क्या कहेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे आधा खुला हुआ बोलो, चाहे आधा बंद हुआ बोलो, दोनों चीजें बराबर एक जैसी नहीं है। ठीक है, कुछ इसमें जब कहेंगे आधा विवृत स्वर यानी आधा खुला हुआ तो ज्यादा खुला है थोड़ा सा, आधा बंद हुआ तो आधा बंद थोड़ा ज्यादा बंद है ना? तो आधा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर, यानी कि यहां पर हाफ क्लोज हो जाएगा, हाफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? तो जल्दी से बताओ कौन कौन यहां पर स्वर आएंगे? इसमें, इसमें और इसमें। जल्दी से बताओ, आपकी बारी है। ओपन, विवृत कौन सा है? किस स्वर के उच्चारण से पूरा मुंह खुल जाता है? बताओ जल्दी से, किस स्वर के उच्चारण से पूरा मुंह खुल जाता है? आप जल्दी से बताएं।
हाँ बताइए जल्दी से। चलो मैं लिखता हूं, सबसे बड़ा आ। एक ही स्वर ऐसा है आ, जब बड़ा आ बोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो भैया विवृत स्वर है बड़ा आ। ठीक है। अब अर्ध विवृत में जब तुम छोटा आ बोलोगे तब भी मुंह खुलेगा, लेकिन उतना नहीं खुलेगा जितना पूरा ढक्कन जैसा खुल रहा था आ। ठीक है, इसमें आ उतना मुंह खुला। ठीक है, आ के बाद अगर हम बोलें तो ए में भी मुंह खुल गया। ए के बाद अगर हम बोले तो औ में भी मुंह खुल गया। औ के बाद अगर हम बोले तो आ। ये क्या है बच्चे, ये उड़नकीरा नहीं है, ये क्या है, ये अ है आगत स्वर। ये क्या है, आगत स्वर है। तो यहीं पर थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि आगत स्वर क्या होते हैं। तो भैया दूसरी भाषाओं से आए हुए स्वर को, दूसरी भाषा से आए हुए स्वर को हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर आगत स्वर फिर समझो कि आगत स्वर को हम क्या कहते हैं। आगत स्वर होते हैं और आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन। तो आगत स्वर बच्चे, एक आगत स्वर है आपके पास हिंदी भाषा में, वो है आ के ऊपर चंद्र, बिंदी नहीं, केवल चंद्र। इसका प्रयोग हमने कल ही बताया था। ये इंग्लिश से आया हुआ स्वर है अ। जैसे हम कॉपी कहते हैं तो कापी नहीं कहते हैं, ना ही कॉपी कहते हैं। को और का, ओ और आ के बीच में कॉपी। ठीक है, तो हम जब कॉपी लिखते हैं तो ये कापी हो गया, कापी कापी। ठीक है, कापी नहीं, कॉपी, चंद्र बिंदी लगा दिया। डॉक्टर नहीं, हम लिखेंगे बच्चे क्या, डॉक्टर, चंद्र लगाया, बिंदी नहीं लगाते, डॉक्टर। तो बच्चे ये इंग्लिश के शब्दों में ही इस स्वर का प्रयोग होता है। जब भी इंग्लिश के शब्द लिखते हैं, जैसे टॉफी लिखना होगा तो टॉफी नहीं कहेंगे, हम टॉफी लिखेंगे, है ना। तो इंग्लिश वाला ये स्वर है। तो आगत स्वर ये हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, याद कर लेना। आ, इसको आ बोलते हैं, इसको आ बोलते हैं, यानी आ, बड़ा आ और ओ के बीच की कड़ी को, ओ के बीच की कड़ी को ना आ बोलेंगे ना ओ बोलेंगे, बीच का बोलेंगे औ। ठीक है। आगत व्यंजन क्या होते हैं, इनके नुक्ता बिंदी लगी होती है, यानी जो बिंदी होती है वो तल पे लगी होती है, नीचे। तल, तल मतलब क्या होता है, नीचे। तो तल बिंदी कहते हैं या तो नुक्ता कह देते हैं। जैसे जा के नीचे नुक्ता लगा दो, ये आगत व्यंजन है, और भा के नीचे नुक्ता लगा दो, ये क्या है, आगत व्यंजन है। ठीक है, तो ये आगत व्यंजन है दो, और ये आगत स्वर है। अब आ जाओ संवृत में। संवृत में यानी बंद हुआ तो ई उ उ, यानी ये जो स्वर हैं ई उ, ये आप क्लोज, मुंह क्लोज, अगर आपका माउथ क्लोज रहेगा, आपका मुख बंद रहेगा, तब भी ये स्वर निकल जाएंगे आपके मुख से। ठीक है, कौन कौन से, ई उ। ठीक है, बात करते हैं अर्ध संवृत की। तो इसमें कौन कौन से हैं, ए बचा है और ओ बचा है, ए और ओ बचा है। ठीक है, कौन कौन से बचे हैं, ए और ओ बचा है। तो गिन लो भाई, 1 2 3 4, ये वाला ज्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11, एक छूटा है री, तो ये वाला ले लिया है ओ को। ठीक है, चलो, तो अगर री आपको लिखना ही है तो री आप यहां पर लिख सकते हो, री। ठीक है, तो री क्या हो जाएगा, संवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। कंफर्म। तो ये चीज आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। बड़ा आप पूछेंगे कैसा स्वर है, तो आपके ऑप्शन में ये स्वर होंगे, तो आप तुरंत लगाओगे विवृत स्वर है सर। आपका क्वेश्चन होगा कि जो छोटा आ है वो कैसा स्वर है, मुख्य विवर के खुलने के आधार पर जो छोटा आ है वो कैसा स्वर है। तो बच्चे आपका आंसर होगा अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है। बच्चे क्लियर है बात को। चलो अगले पर चले, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से लो। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला आधार क्या था, छठा। ये कौन सा था, पांचवा था ना। हाँ, पांचवे के बाद छठे आधार पर पहुंचते हैं। छठा आधार क्या है, छठा आधार है ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर भी अगर स्वरों की हम विवेचना करें तो ओठ की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। जब कोई स्वर बोलते हैं तो मुंह आपका गोल हो जाता है। ठीक है, कभी
जब आप कोई स्वर बोलते हो तो आपका मुंह गोल नहीं होता है, जो गोल हो जाता है उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वृत्तमुखी। वृत्त जानते हो? वृत्त कैसा होता है? सर्कल कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, तो एक हो गया वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर, और एक हो गया अवृत्तमुखी। जो जिस स्वरों को उच्चारण करने में आपका मुंह गोल ना हो उनको हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी कहते हैं, अवृत्तमुखी। तो आप बताओ स्वरों की जो 11 स्वर हैं वो बोल कर देखो किन में आपका मुंह जो है ना वो गोल हो रहा है। जल्दी से बताओ कौन से ऐसे मुख हैं जिनसे आपका मुख गोल हो रहा है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो पता है आपको कौन कौन से हैं? जैसे आप कह दोगे सर जी वृत्तमुखी की अगर बात करें तो उ बोलो, गोल हो जाएगा। बड़ा ऊ में भी आपके ओठ क्या हो जाएंगे? ओठों की स्थिति के अनुसार हैं, ओठ आपके क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जैसे ही आप ओ बोलोगे तो भी गोल होंगे, औ बोलोगे तो भी गोल होंगे, और एक आगत स्वर भी आप बोलोगे तब भी आपका मुख ओठ गोल हो जाएंगे। यानी उ, बड़ा उ, ओ, आ कैसे हैं? वृत्तमुखी स्वर हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। उ, बड़ा उ, ओ, आ, ये कैसे स्वर हैं? तो वृत्तमुखी हैं। कौन से स्वर हैं? इनको छोड़कर सारे स्वर कैसे हैं? अवृत्तमुखी हैं। जैसे आप आ बोल दोगे, बड़ा आ बोल दोगे, ठीक है, ई बोल दोगे, ई बोल दोगे, ए बोल दोगे, ए बोल दोगे, ए और री। ठीक है, तो भैया हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगत स्वर एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। क्लियर? कंफर्म? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन निकलता है, इस पे आप बिल्कुल ना लीजिएगा क्योंकि गणित पढ़ा पढ़ा के क्वेश्चन ही आ जाता है ना। तो 6 पर आ जाओ, 6 के बाद आ जाओ 7वें पर, 7वें आधार पर। 7वां आधार क्या है? लास्ट ये 7वां आधार है, 7 के बाद 8वां तो कुछ आधार ही नहीं है। 7वां आधार क्या है? मुख से हवा या नाक से हवा निकलने के आधार पर, मुख से हवा या नाक से हवा निकलने के आधार पर बच्चे क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक होता है, 2 प्रकार के होते हैं ये भी, ठीक है। एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर, जिन्हें हम मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम मौखिक स्वर के नाम से भी क्या करते हैं बच्चे? जानते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। अब ये दोनों कैसे होते हैं? ठीक है, आपको मैं एक हिंट दे देता हूं। जिनके ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदी लगी होती है वो कैसे स्वर होते हैं? वो अनुनासिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनुनासिक होते हैं। हाँ, अनुनासिक होते हैं, ठीक है। चलो निर्नुनासिक क्या होते हैं? अब जो निर्नुनासिक हैं यानी ना निकले, निर्नुनासिक, ना और नासिक माने नाक, ठीक है। और यहां पर हम क्या कहते हैं? निर माने होती है हवा। जब हवा, नीर माने पानी होता है, ठीक है, निर माने हवा, निर्नुनासिक यानी जब हवा केवल नाक से ना निकले, हवा केवल मुख से निकले। जिन स्वरों के उच्चारण से जो हवा है वो केवल कहां से निकले? केवल मुख से निकले, केवल मुख से निकले, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण करने से जो हवा है वो केवल मुख से निकले उन्हें हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, अर्थात मौखिक स्वर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अब एक चीज और समझो, यहां पर जो सारे स्वर हैं 11 के 11 जो स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर निर्नुनासिक हैं, ठीक है।
कंफर्म हो गया। जो सारे के सारे 11 स्वर हैं वो निर्नुनासिक स्वर हैं, कोई भी अनुनासिक स्वर नहीं है। जैसे हम कहें निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ये है। ठीक है, तो ये बच्चे कौन से हैं, ये बच्चे कौन से स्वर हो गए, तो ये बच्चे हो गए निर्नुनासिक स्वर। सारे के सारे स्वर कैसे हैं, निर्नुनासिक हैं, मौखिक स्वर हैं। जब अनुनासिक स्वर की बात की जाती है तब आपको केवल इतना सोचना होता है बच्चे, तब आपको सोचना होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। यानी अनुनासिक स्वरों की जब बात करेंगे तो जो हवा है बच्चे, जो हवा है ना, वो मुख से भी निकलेगी और मुख के साथ साथ कहां से निकलेगी, नाक से भी निकलेगी। जब हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है तो उन स्वरों को हम अनुनासिक स्वर के नाम से जानते हैं। वही जो 11 स्वर हैं उनके ऊपर बस आपको क्या करना है बच्चे, उनके ऊपर केवल आपको चंद्र बिंदी लगानी है। गुरुजी आप ठीक, चलो तो यहां पर कौन से हो जाएंगे, जैसे आ कह दें, आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दो। जितने हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई, उ, सबके ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी। ए, ओ, औ। ठीक है, तो जब चंद्रबिंदी लग जाएगी तो वो अब खुद देखो, जहां चंद्रबिंदी लगा दोगे तो आप क्या हिमेश रेशमिया बन जाओगे तुरंत। जैसे आ, ये बड़ा आ, ठीक है, तो हवा कहां से निकल रही है, नाक से भी निकल रही है और मुख से भी निकल रही है, तब हम इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये 7वां आधार था बच्चे, 7वां आधार भी आप सीख चुके हो। तो मुख से हवा या नाक से हवा निकलने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अभी एक बार रिवीजन कराएंगे आपको, फिर इसके बाद चौथे पर चलते हैं। चौथा क्या है, ये भी सॉरी 8वां आधार क्या है, 8वां आधार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर आप देखो जो स्वर होते हैं वो स्वर सा से बन रहे हैं ना, आधे सा से स्वर, और सा से ही होता है सघोष। सघोष मतलब सारे स्वर कैसे होते हैं, सारे स्वर कैसे होते हैं, सा से बच्चे स्वर होता है, सा से स्वर होता है, सा से सघोष होता है। घोषत्व के आधार पर अगर बात करें तो घोषत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं, वर्ण की बात कर रहा हूं, 2 टाइप के होते हैं, कुछ सघोष होते हैं, कुछ अघोष होते हैं। घोषत्व क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने लगे उनको हम सघोष कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, तो हम कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण मतलब वर्ण में स्वर भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे, तो हम कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में आपके स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने लगे। ठीक है, स्वर तंत्रिकाएं यहां होती हैं। ठीक है, जब आप जैसे कोई भी व्यंजन बोलो, का बोलो, तो यहां पे कंपन होगा। ठीक है, अगर कंपन है तो सघोष है। ठीक है, कंपन है तो सघोष है। सघोष और अघोष 2 टाइप होते हैं। ठीक है, घोषत्व के आधार पर अगर चेक किया जाए तो सघोष और अघोष वर्ण जो होते हैं, कुछ सघोष होते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चे, अघोष होते हैं। 2 टाइप होते हैं। सघोष में क्या है, कंपन होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। अघोष में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। ठीक है, सघोष में कंपन होगा स्वर तंत्रिकाओं में, आप खुद देखो। तो अब क्या करो, अगर स्वरों की बात करें तो सर जितने भी स्वर हैं आप अगर उनको उच्चारित करते हो तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होगा। यानी सभी स्वरों को उच्चारित करने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, इसलिए सारे के सारे स्वर जो हैं वो सघोष हैं। कैसे हैं बच्चे, सघोष हैं। सघोष को ही अगर सघोष ना आए तो सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। क्या है, घोष भी है। ठीक है, घोष भी है। तो सघोष है, घोष है, सारे स्वर। ठीक है, तो सघोष और अघोष में सारे स्वर कैसे हैं, सघोष हैं बच्चा, अघोष नहीं है। तो घोषत्व के आधार पर भी हमने देख लिया कि घोषत्व के आधार पर सारे स्वर सघोष हैं। पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा आ सघोष है अघोष है, तो आप कह दोगे सघोष है। ई क्या है बच्चे, ई सघोष है। आप ई बोलोगे तो यहां छूकर देखोगे, यहां जो होता है ना गले के बीच में ये जो हड्डी निकली होती है, इसको छुओगे तो कंपन होगा, आ ई।
तो एक गूंज पैदा होती है ना, उसी में कंपन होता है, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे स्वर सघोष हैं। तो एक बार रिवीजन कर लिया जाए, फटाफट लाइक कर दो बच्चे, लाइक करिए जल्दी से, तो लाइक करो स्पीड में, एक बार रिवीजन हम करवाते पूरा का पूरा फटाक से, ठीक है। तो देखो बच्चे, स्वरों का आधार हम 7 नहीं, हमने कर लिया पूरे पूरे 8 आधारों पर, ठीक है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा व कालमान के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर। अब देखो इसके आधार पर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के थे, तो आपको बताया था 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मात्रा कालमान के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने आपको बताया, तो उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं सर, ठीक है। और इसमें भी बताएंगे। जीभ के आधार पर हमने 3 प्रकार के बताए कि अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत। इसके बाद हमने बच्चे बताया जो स्वर ओंठों की स्थिति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। ओंठों की स्थिति यानी अगर गोल हैं तो व्रतमुखी कहलाएंगे ओंठ, अगर गोल नहीं हो रहे हैं तो अवृतमुखी कहलाएंगे। जिन स्वरों को उच्चारित करने में अगर आपके ओठ गोल हो रहे हैं तो व्रतमुखी स्वर हैं। अवृतमुखी स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों को उच्चारित करने में आपके ओठ गोल नहीं होते हैं। मुख या नाक से हवा निकलने के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, निर्नुनासिक, यानी केवल जब हवा मुख से निकलती है तो निर्नुनासिक होता है, ठीक है। जब केवल मुख से ही हवा निकले, जिन स्वरों को उच्चारित करने में केवल मुख से ही हवा निकले तो वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को उच्चारित करने में जो हवा है वो नाक के साथ साथ मुंह से भी निकले, यानी मुख के साथ साथ नासिक से भी निकले, नाक से निकले, उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर आल, सारे जो वॉवेल्स हैं, आर जो सारे स्वर हैं वो कैसे हैं, घोष हैं। घोष यानी सघोष, घोष भी कह सकते हैं और इन्हीं को सघोष भी कह सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में आपने देखा कि मूल स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है। आप देखते रहिएगा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद समय मात्रा के काल पर 3 प्रकार के थे। हस्त स्वर जिसे हम लघु स्वर कह रहे थे, दीर्घ स्वर गुरु स्वर के नाम से जाने जाते हैं, प्लुत स्वर जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम अगर पुकारते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर तो मेन याद करना है, नाक से कोई भी उच्चारण स्थान नहीं है, नाक से किसी भी स्वर को उच्चारित नहीं करते हैं, दांत से भी कोई स्वर को उच्चारित नहीं करते हैं। यहां पर ओठ से जो उच्चारित करते हैं उसको ओष्ठ स्वर कहते हैं, तालु वाले स्वर को तालव्य स्वर कहते हैं, कंठ से अगर उच्चारण स्थान है तो कंठ स्वर कहेंगे, मूर्धा से मूर्धन्य स्वर कहेंगे। तो ओठ क्या उनसे ऊ और बड़ा ऊ, ई और बड़ी ई तालव्य स्वर थे, कंठ स्वर आ और बड़ा आ था, मूर्धन्य स्वर ऋषि वाली री थी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। ओ और ओ और ओ का जो मिलकर बने थे वो बने थे आ और ऊ से, यानी कंठ प्लस ओठ, तो इसे कंठोष्ठ कहते हैं। और ऐसे ही कंठ और तालु से मिलकर ए और ए बना था, इसे कंठ तालव्य कहते हैं। एक बार देखोगे तो बड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आ गए थे जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के थे, अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है। यहां पर आपको बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाओ मुख विवर, यानी मुख विवर का मतलब होता है मुख द्वार। मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत। विवृत में बड़ा आ, अर्ध संवृत में आ, ए, औ और औ है, संवृत में ई, बड़ी ऊ और री है, और संवृत में ए और ओ है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये हो गया ओठ की स्थिति के आधार पर हमने देख लिया था। इसके बाद मुख से हवा निकलने के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। लास्ट में घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 प्रकार का घोषत, सभी स्वर घोष हैं। तो बच्चे आज की क्लास कैसी लगी है, तो अब आ गई है होमवर्क की बारी। तो होमवर्क आपको जल्दी से जल्दी बताना है। जो जल्दी सबसे पहले बताएगा, जो सबसे पहले होमवर्क बताएगा, जो सबसे पहले होमवर्क बताएगा तो उसका कमेंट मैं अगली क्लास में पढ़ूंगा जरूर, ठीक है। तो जल्दी से बताओगे तो ऊपर रहता है, देर में बताओगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो होमवर्क बताना है। होमवर्क क्या है, तो होमवर्क लिख लो कि बस आपको एक चीज बतानी है, वो क्या है, गुरु स्वर कौन कौन से हैं। गुरु स्वर कौन कौन से हैं आपसे पूछ लिया गया है। गुरु स्वर कौन कौन से हैं और इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या क्या है।
तो ये है आपका होमवर्क। गुरु सर कौन कौन से, इनकी संख्या क्या है? होमवर्क का आंसर आपको, इसका आंसर बच्चे बार बार मैं कहता हूं कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चे याद रखिए, कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर बताना है, तो चैट में नहीं। अभी चैट कर रहे हैं, जब लाइव सेशन खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम पीडीएफ भी लगाएंगे आपको, पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, सुंदर सा कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी है जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी के साथ साथ इस क्लास से आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, दो चीजें बतानी है आपको। अगर अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप सुधार करने की जो जो चीजें हो सकती हैं वो भी हमें लिखकर मैसेज कर देंगे, मैं सुधार करूंगा। ठीक है, तो जरूर ये चीजें आपका होमवर्क है। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। बच्चे इसका आंसर क्या होगा? आंसर में आप जितना डिटेल लिख सकते हो वो आप पूरा डिटेल भरिए, और कमेंट बॉक्स में आप क्लास कैसी है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्लास से, वो भी आप बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सभी को लव यू लव यू लव यू। तो बच्चे आप लोगों के लिए एक छोटा सा दिल हमारा। अब ये मत कहना कि हिंदी की क्लास में इंग्लिश में लव यू ऑल बोल रहे हो। ठीक है, तो बच्चे सब चीजें चलती हैं। ठीक है, तो हमको तो परीक्षा निकालना है ना, हिंदी है, प्यार से हिंदी बोलते हैं, अब परीक्षा भी तो निकालना है। लव यू ऑल मतलब ये हमारा छोटा सा दिल। ठीक, बस तो चलो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग कमेंट करेंगे लाइक जिन्होंने नहीं किया है बच्चे पूत अब तो कर दो। अब लाइव सेशन खत्म हो रहा है, अब लाइक में बटन दबा के जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है अगर तो। ठीक है, तो चलो लाइक और शेयर कर देना अच्छे से। अगर वीडियो लगे कि हमको दोस्त तक पहुंचाना चाहिए, इसको सर की मेहनत को आगे तक ले जाना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। पूरी छूट है, कुछ कर्तव्य भी आपके, वो कर्तव्य आपके क्या हैं ये सामने लिखे हुए हैं। अगर आप क्लास डेली लेना चाहते हैं, आप फिर ये ना कहें कि सर जी आज क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही है। कंटिन्यू आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सेशन में। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मतलब बच्चे ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। ये मैं बार बार इंडिकेट करता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बढ़ चढ़कर कमेंट करें, अच्छे से अच्छे कमेंट करें, अच्छे से अच्छे डिटेल में आंसर दें, तो लगेगा कि बच्चे हमारे साथ चिपक के पढ़ रहे हैं। अगर आपकी ये चिपक के पढ़ने वाली आदत, मेहनत हमें दिखी, तो हम भी आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, तब होगी कांटे की टक्कर। ठीक है, तो कांटे की टक्कर के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।